नहीं, ये बीसीएमसी दोनों है क्या सीनियर में? हाँ, बीसीएमसी तो फिर दोनों दे सकते हो। नहीं, एम सीनियर के, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, बातें नहीं। सीनियर में अभी तक मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। एक तो वैकेंसी कम है और स्टूडेंट ऑटोमेटिकली कम हो गए हैं उसके अंदर, है ना? क्योंकि इन्होंने क्या ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, बीसीए एमसीए वाला दोनों वाला रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, और भी कई रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो उससे बच्चे बहुत कम आ रहे हैं। सीनियर में बहुत कम, और फिर सिलेबस इसका बिल्कुल अलग है, काफी अलग। नहीं, मैच कर रहा है, सब्जेक्ट तो सारी मैच कर रहे हैं। हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, तो यही है। बेसिक का भर रहे हो ना? हाँ, तो क्या दिक्कत है, बेसिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं। और इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप तो जो है ना ये वाला भर दो। ये तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा ना, तो आपका वैलिड है ही, जो आपने नॉर्म्स मांगे थे उस हिसाब से आप वैलिड हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एडिट का ऑप्शन भी देते हैं। एक मिनट, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा भी होता है तो फॉर्म भरने के बाद बच्चों बातें नहीं, उसके बाद 1 महीने तक एडिट का ऑप्शन भी दिया जाता है, 15 डेज तक, है ना? मान लीजिए कुछ ऐसा है या फिर आपको लगे कि बाद में कुछ चेंजेस करने हैं या फिर इस तरह से। और दूसरी चीज ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखे जाते हैं, तो आप उनके सामने रख सकते हो। वो ये कहते हैं कि जो क्वालिफिकेशन हमें रखी थी उसमें से आपकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, वो चेक करते हैं आपकी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कह देना साहब ऑप्शन नहीं था या कुछ भी नहीं था, उसको बस। दिक्कत वहां आती है कि आपने भर तो दिया कुछ भी और अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो फिर तो आप मतलब ही नहीं है ना उस चीज की। सीनियर इंस्ट्रक्टर में तो मुझे लग नहीं रहा कि 4-5 हजार से ज्यादा फॉर्म आएंगे, मुश्किल से। बीटेक करना चाहिए, बट कोर्स में जाओ, तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, उसके बाद कॉम्पिटिशन बढ़। नहीं, बीटेक मेन क्वालिफिकेशन ही बीटेक है, उसी को उन्होंने बाहर किया है। अब क्यों किया है समझ में नहीं आया, फिर आपने रखा है एमटेक। एमसीए को आपने एमटेक के इक्विवेलेंट कैसे रख दिया? भाई, बीसी के बाद क्या एमटेक कर सकता है कि बच्चा नहीं कर सकता? बीटेक के बाद एमटेक कर सकता है, बीटेक इज इक्वल टू एमसीए, उसके बाद दोनों एमटेक कर सकते हैं। और एमटेक जो क्वालिफिकेशन होती है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं, उसकी 6000 वाला ग्रेड पे है। आपने थर्ड ग्रेड में अलाउ नहीं किया उसको। इसका मतलब तो बदमाशी की है आप लोगों ने, है ना? तो ये ऐसे ही बनाए हैं रूल। मुझे नहीं लग रहा कि ये, अब ठीक है जैसे बनाने वाले हैं, कौन क्या कहे। केवीएस में सब में आप फर्स्ट ग्रेड में अलाउ हैं बीटेक, तो आपने अलाउ क्यों नहीं किया? अलाउ है बीटेक। हाँ, ना ना ना, फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं है, सब्जेक्ट टीचर के लिए नहीं है, वो थर्ड ग्रेड वालों के लिए सीटेट वाला हिसाब किताब। जो पीआरटी जो होता है, डायरेक्ट एग्जाम होता है। सब्जेक्ट टीचर के लिए कोई सीटेट वगैरह नहीं होती है। जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो टीचर आते हैं वो सब्जेक्ट टीचरों में गिने जाते हैं, और जो थर्ड वाला होता है ये कॉमन टीचर होते हैं। तो उनके लिए सीटेट, टी रेट रीट वगैरह जो भी होते हैं, ये सब उनके लिए होते हैं, वैसे नहीं होता है। देखते हैं क्या सिस्टम रहता है उनका। मुझे तो लगता नहीं कि ये चीज, इसको टीचिंग पोस्ट भी माना है या नहीं माना है, पता नहीं क्या सिस्टम है आप लोग। इससे अच्छा तो फिर आप सीनियर इंस्ट्रक्टर से बेटर ये है कि फिर आप प्रोग्रामर में बैठना है। जो बीटेक वाले हैं उनको अलाउ नहीं किया है, क्योंकि 200 वैकेंसी प्रोग्रामर्स की आ रही है, और राइट टाइम पर आएंगी। दोनों का एग्जाम भी लगभग लगभग बराबर ही होगा, आपका उसी टाइम पर होगा, अप्रैल में आएंगी वो, अगस्त तक उसका एग्जाम होगा। इसकी अभी डेट नहीं दी आपके सीनियर इंस्ट्रक्टर की, है ना? हो सकता है जून लास्ट जुलाई में जब भी इसका एग्जाम हो। तो इसमें पढ़ने की जगह तो आप फिर फर्स्ट ग्रेड ही बैठो ना, फिर थर्ड ग्रेड में क्यों बैठते हो? उसमें तैयारी करनी है आपको तो उसमें करना। उसमें डीबीएमएस है, नेटवर्किंग है, आपका सैड है, और जावा है, 4 सब्जेक्ट है। 4 ही केवल, और प्योर टेक्निकल होता है। कोई राजस्थान जी के बाकी आते हैं 2-4 क्वेश्चन दिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं, प्योर टेक्निकल होता है। दो, हाँ, प्रोग्रामर में 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। फर्स्ट में रहेगा आपका डीबीएमएस और नेटवर्किंग, सेकंड में रहता है सैड और जावा। ये प्योर टेक्निकल होता है, और अच्छा लेवल होता है। इसमें क्यों जाते हो फिर इसमें? जी जी। हो सकता है बाद में इनकी भी ग्रेड बढ़ा दे, वो अलग बात है, बट आज की तारीख में तो जो है वो है। आप थर्ड ग्रेड पे ही हो, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, ऐसा होता नहीं है जनरली। कल किया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम, आज हम जाएंगे सेकंड एल्गोरिदम में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम।
अब ये दोनों नेचर की होती है, एक नॉन प्रिमिटिव नेचर की भी होती है और प्रिमिटिव नेचर की भी होती है। नॉन प्रिमिटिव से मतलब ये है कि सीपीयू को जो आपने प्रोसेस असाइन कर दिया है उस प्रोसेस को आप बीच में नहीं ले सकते जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग उसमें नहीं होता है, इनडायरेक्ट वे में आप ये कह दीजिए। और प्रिमिटिव में ये है कि आप ले सकते हैं, ठीक है, तो उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग की फैसिलिटी होती है। आपकी कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है जंप कर सकते हैं इधर से उधर, बस ये है। तो प्रिमिटिव है तो कंटेक्स्ट स्विचिंग होगा, नॉन प्रिमिटिव है तो कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होगा। सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। जो नॉन प्रिमिटिव है आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसमें क्या गिवन होगा आपको, अराइवल टाइम गिवन होगा, बर्स्ट टाइम गिवन होगा। मतलब क्राइटेरिया इन्होंने क्या बनाया है, बर्स्ट टाइम का बनाया है, ठीक है। वहां तो क्राइटेरिया क्या था, अराइवल टाइम था कि जो फर्स्ट आएगा उसके हिसाब से निकलेगा, तो अराइवल टाइम कंपलसरी था आपको देना। अब यहाँ बस टाइम का बनाया कि बस टाइम कंपलसरी है आपका, है ना, बस टाइम तो देगा ही देगा आपको। बस टाइम क्या होता है, जो सीपीयू प्रोसेस करने में लगाता है ना। तो जिसका बस टाइम सबसे कम होगा, ध्यान से दे, उसको पहले असाइन किया जाएगा सीपीयू को। इसीलिए कहा जाता है शॉर्टेस्ट जॉब, मतलब जो सबसे कम टाइम ले रहा है, जल्दी कंप्लीट हो रहा है, उसको सीपीयू को असाइन किया जाएगा। क्लियर है। और अगर ट्राई ब्रेकर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे, ट्राई ब्रेकर की कंडीशंस के अंदर मान लीजिए दोनों का बस टाइम सेम आ गया, तो उस केस में हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला चीज अडॉप्ट करेंगे। मतलब जो पहले अराइवल हुआ है रेडी क्यू के अंदर उसको पहले लिया जाएगा, जो बाद में अराइवल हुआ है उसको बाद में लिया जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर, अभी हम नॉन प्रिमिटिव पढ़ रहे हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम। इसमें हमने क्या लिया है, जो क्राइटेरिया है वो क्या है आपका, बर्स्ट टाइम। उसका तो वो था ना आपका, जो जो रेडी क्यू में फर्स्ट आएगा अराइवल टाइम था उसका, है ना। इसका बर्स्ट टाइम है। और टाई ब्रेकर की कंडीशन में, ट्राई ब्रेकर मतलब बर्स्ट टाइम अगर सेम हो जाता है तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से उसको अडॉप्ट करेंगे। मतलब मान लीजिए दो प्रोसेस हैं, P1 इसका बर्स्ट टाइम 3 है, P2 का भी बर्स्ट टाइम 3 है, तो इन दोनों में से पहले कौन सा आया है रेडी क्यू में, उसको हम पहले प्रोसेस में लेकर आएंगे, ठीक है। ये अभी हम बात कर रहे हैं नॉन प्रिमिटिव, ये दोनों तरह के नेचर की होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों होती है ये आपकी। नॉन प्रिमिटिव भी होती है और प्रिमिटिव नेचर की भी होती है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नॉन प्रिमिटिव नेचर की बात कर रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपके जो 5 टाइम थे निकलवाया क्या जाता है, वही कंप्लीशन टाइम, अराउंड टाइम, टर्न अराउंड, एवरेज टर्न अराउंड, यही क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो टाइमिंग के बेसिस से बनते हैं। लेकिन अब कॉन्सेप्ट वैसे चेंज हो गया है आपका, अब आपको बस टाइम के बेसिस पे सारा काम करना है, वहां अराइवल टाइम के बेसिस पे सारा काम आप कर रहे थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप कीजिए, हालांकि ये नॉन प्रिमिटिव है इसलिए कोई दिक्कत आपको आएगी। प्रिमिटिव में क्या है कि बार बार प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है, तो वहाँ गैन चार्ट बनाना एक टेढ़ी खीर हो जाती है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बन जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब क्वेश्चन है आपका, लिख लिया आपने। ध्यान रखना ये चांस मिस नहीं होना चाहिए, इसके बाद 5 साल बाद आएगी आपकी वैकेंसी। 5 इयर्स का रहता है प्लान। पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ, लास्ट टाइम पे निकालते हैं जब गवर्नमेंट जाने लगती है। इस साल 4-5 वैकेंसीज है, इसको फिल कर देना, इसके नहीं तो अगले 5 साल के बाद आपका नंबर आएगा। तो 2018-22 चल रही है, 2027 में फिर नंबर आएगा। तब तक तो आप क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहना, और तो कुछ भी नहीं। यही यही ऑप्शन रहता है स्टूडेंट का, ऑप्शन जॉब तो होती नहीं है, बढ़ाते रहो क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन 1, कंसीडर द सेट ऑफ 5 processes whose arrival time
and burst time given below। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये सब प्रोसेस आईडी है, अराइवल टाइम है आपका, और बस टाइम है। प्रोसेस आईडी है P1, P2, P3, P4, P5। ठीक है, अराइवल टाइम क्या है इसका, 3, 1, 4, 0 और 2। P1 का 3 है, P2 का 1 है, P3 का 4 है, P4 का 0 है, उसका 2 है। और बर्स्ट टाइम है आपका 1, 4, 2, 6 और 3। ठीक है, इससे आपको निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। हाँ, एंड SGF है ना, वही कर रहे हैं अभी। एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब आपके पास सारे फॉर्मूले हैं वेटिंग टाइम के, टर्न अराउंड टाइम के। आपको पहले क्या बनाना है, गैन चार्ट बनाना है सबसे पहले तो, गैन चार्ट। ठीक है, गैन चार्ट से आपका कंप्लीशन टाइम, एग्जिस्ट टाइम सारा आ जाएगा, तो वो तो निकल जाएगा आपको। और बेस किसको बनाना है गैन चार्ट का, बस टाइम की। क्या आया है, एवरेज टर्न अराउंड क्या आया है बच्चों, 8 यूनिट सही है। एवरेज वेटिंग टाइम, राइट, करेक्ट।
क्या वेटिंग टाइम आ रहा है 4.8 यूनिट, मतलब 4.8 आ रहा है। आंसर तो सही है क्योंकि उनका भी वही आंसर आया है, 4.8 ही आंसर आएगा। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो। क्या वो आपका निकल गया? आंसर तो करेक्ट आया है, उनका निकला है, इसका मतलब आंसर तो करेक्ट है इसका तो। देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक की है आप लोगों। आपने पहले कर रखे हैं क्या सारे क्वेश्चंस? हाँ इसीलिए वो फटाफट हो जाते हैं। और वो देखो यार, आप फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके पास। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, हाँ। अरे नेगेटिव कहाँ से हो जाएगा यार? नहीं, एवरेज नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कहाँ? 4.8 आ रहा है उसका वेटिंग टाइम। करेक्ट। हाँ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम का आंसर आ रहा है 8 यूनिट, और वेटिंग टाइम का है 4.8 यूनिट क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, देखिए इधर आप। कोई नहीं, कोई। पहले आप गैन चार्ट बना लीजिए। गैन चार्ट आपने बनाया। मैं डायरेक्टली देखकर बना रहा हूँ, कोई देख प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। 0 है, P4 है, 6, P1 है, 7, P3 है, 9, P5 है, 12, और ये है आपका P2। ये कितना है? 16। अब इसमें कोई दिक्कत है तो पहले बताएं, फिर बाद में बात करते हैं। हाँ और क्या? अरे नहीं, यही तो गलती कर रहे हो आप। हाँ सुनो, पहले अराइवल टाइम देखा, जब P1 आया ही नहीं ना तो कैसे अराइवल टाइम देखोगे पहले? भाई पहले क्यू में आएगा उसी का तो बस टाइम देखा जाएगा। यहाँ यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये रैम है और ये आपका सेकेंडरी मेमोरी है। भाई आप कौन सा रैम से सीपी में असाइन किया जाएगा जब रैम में प्रोसेस ही नहीं आया? भाई जो प्रोसेस आ गए हैं ना उनका फिर बस टाइम देखना है। रैम में ही नहीं आएगा तो बस टाइम कहां से देखोगे? अराइवल का टाइम का मतलब रैम में पहुंचा है। सबसे पहले कौन सा पहुंचा था आपका? P4 पहुंचा था। ठीक है, P4 को आप स्टार्ट करोगे 6, इससे पहले तो कोई पहुंचा ही नहीं ना आपका। अब इस प्रोसेस को हम बीच में तो ले नहीं सकते। आपने असाइन कर दिया तो आपको 6 तक कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। इस 6 टाइम में कौन 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 से प्रोसेस आ गए सर? सारे प्रोसेस आ गए। अब आप देखिए बस टाइम के बेसिस पर। भाई रैम में नहीं पहुंचा तो आप क्या बस टाइम देखोगे? आप देखो क्या, हम तो रैम के जो प्रोसेस है उसको असाइन कर रहे हैं ना सारे। ठीक है, अब इसको सारा चेकआउट कीजिए। अब ये बनाइए आप इसी में जाके। आप कैलकुलेशन करनी है सिंपल। आप जो नए स्टूडेंट हैं वो देखिए। आप आपने क्या किया कि सबसे पहले P4 आया आपका रेडी क्यू में। रेडी क्यू मतलब रैम के अंदर है, अराइवल टाइम का मतलब रैम में आए हैं। हमारा सिंपल सा एम ये है सीपीयू शेड्यूलिंग में कि जो प्रोसेस रैम में आ गए हैं वो कौन सा प्रोसेस दिया जाए सीपीयू को। तो सबसे पहले आया है P4, तो P4 को आपने असाइन कर दिया है सर। इससे पहले कोई नहीं आया है रैम के अंदर, तो आपने P4 को कब तक किया है? 6 तक इसका वर्स्ट टाइम है, मतलब इसकी जो एग्जीक्यूशन टाइम है सीपीयू 6 मिनट तक इसको लेगा, है ना? अब इस 6 यूनिट में कितने लोग आ गए सर? आपके पास P1 भी आ चुका है, P2 भी आ चुका है, P3 भी आ चुका है और P5 भी आ चुका है। ठीक है, अब इसमें से फिर आपको बस टाइम देखना है। ये चारों प्रोसेस आ चुके हैं, किसका बस टाइम कम है? फिर सबका बस टाइम किसका कम था? P1 का कम है, तो आपने P1 ले लिया। कितनी यूनिट ले रहा है? 1 यूनिट ले रहा है, तो आपका 6 से 7 तक हो गया। फिर कौन आया? ये P1 खत्म हो गया। फिर देखिए आप P2,
P3 और P5 में से किसका टाइम कम है? P3 का। ठीक है, तो 7 से लेके 9, 2 यूनिट बस टाइम है उसका, तो आपने 9 तक ले लिया। फिर देखिए P5 ले लिया आपने 3 तक, 9 से लेके 3 12 हो गया। फिर लास्ट में P2 का नंबर आ गया। ठीक है, अब आपके पास कंप्लीशन टाइम आ चुका है, एग्जिस्ट टाइम, ये सारा एग्जिस्ट टाइम है आपके। तो आप क्या करोगे सर, टर्न अराउंड के लिए टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालोगे? ये क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस क्या होता है, अराइवल टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। अब P1 का कंप्लीशन टाइम क्या था, आप देखिए 7 था ना आपका, 7 माइनस आया कब था प्रोसेस में, 3, 3 हो गया, तो इसका हो गया 4। ऐसे ही आपको P2 का निकालना है, P3 का निकालना है, टर्न अराउंड हो गया। और दूसरा था वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है सर, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम हो जाता है। ठीक है, तो बस टाइम आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टर्न अराउंड टाइम आप निकाल चुके हैं, सबका आपका वेटिंग टाइम निकल जाएगा। फिर एवरेज तो जैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ के जितने आपके प्रोसेस है उससे डिवाइड कर दीजिए, वेटिंग टाइम से वेटिंग टाइम को डिवाइड कर दीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। जो नए स्टूडेंट्स अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, देखो ऐसा है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपने वेटिंग के, टर्न अराउंड के। आज फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ, तो बेटा वो पहले फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आप ऐसा करना, क्लास को कंप्लीट होने के बाद किसी की भी वो ले लेना कॉपी वगैरह, आप पहले फॉर्मूले लिख लेना उसके अंदर। ठीक है, प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है टर्न अराउंड टाइम, इसका टाइम, टर्न अराउंड टाइम, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एग्जिस्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। एग्जिस्ट टाइम को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका गैंट चार्ट बनाना पड़ता है, तो ये गैंट चार्ट है। अभी हम एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का मतलब है जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, जो फास्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, हम उस प्रोसेस को लेंगे। लेकिन वो एग्जैक्टली रैम में तो होना चाहिए ना, रैम में नहीं है तो फिर क्या मतलब, हम रैम के प्रोसेस को असाइन कर रहे हैं वहां पर जाके। तो सबसे पहले रैम में कौन आया, 0, इससे पहले कोई नहीं था, तो आपने इसको असाइन कर दिया, तो पूरा ये असाइन होगा आपका। अब 6 के बीच में कितने प्रोसेस आ चुके हैं, सारे आगे थे। अब इसमें से फिर हम जिसका बस टाइम कम है उसको लेते हुए ये गैंट चार्ट हम बनाते हैं। जब गैंट चार्ट बन गया है तो हमें मालूम चल गया है कि उसकी कंप्लीशन टाइम क्या था हर प्रोसेस का। गैंट चार्ट का मतलब यही होता है, कंप्लीशन टाइम निकालने के लिए यूज में ले रहे हैं। तो अब P4 का कंप्लीशन टाइम 6 है, P1 का 7 है, P3 का 9 है, P5 का 12 है, P2 का 16 है। तो हम टर्न अराउंड टाइम हर प्रोसेस का निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपने पास है, एग्जिस्ट टाइम। अब जैसे ये है आपका P1 का क्या था, एग्जिस्ट टाइम 7 था, अराइवल टाइम आपको गिवन है 3, तो आपका 4 यूनिट आ गया। ठीक है, इसी तरह से P2 P3 P4 उसका निकल जाएगा। जब अगर एवरेज पूछता है तो इनका सम करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे वेटिंग टाइम का है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम आप निकाल चुके हैं, बस टाइम आपको गिवन है, आप वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनिशियली थोड़ा सा टफ लगता है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, केवल एक लॉजिक है, कैलकुलेशन है सिंपल। आंसर इसका आएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम तो 8 यूनिट आएगा और वेटिंग टाइम आएगा 4.8 यूनिट। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रिमिटिव नेचर की। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, और इसमें गैंट चार्ट बनाना मतलब एक टेढ़ी खीर है आपके लिए। वो बन गया फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर तो आप सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन सारी ऐसी होती है, एक बार देख लीजिए उसके बाद आप क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन मैं आपको पूरा बता रहा हूँ सॉल्व करके, बाकी फिर आप देख। कहाँ गए महाराज? देखिए इसमें कई तरह की आपकी एल्गोरिदम है, लेकिन हम बेसिकली 4 एल्गोरिदम ही इसमें पढ़ते हैं। एक तो शॉर्टेस्ट जॉब है, फर्स्ट कम, एक प्रायोरिटी बेस्ड, एक राउंड रॉबिन। ठीक है, वैसे तो लॉन्गेस्ट भी होता है और भी है इसमें, लेकिन उसका कोई खास रेलिवेंस इसमें नहीं है ना। वो गेट वगैरह में तो पूछ लेते हैं, बाकी इन जनरली नहीं पूछा जाता है। तो 4 एल्गोरिदम है जो हमको करनी पड़ती है। ठीक है,
और वो करनी ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब हम जो एल्गोरिदम ले रहे हैं वो ले रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रिमिटिव नेचर की। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट जॉब टाइम रिमेनिंग, है ना। मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रिमिटिव नेचर, या एक नाम और होता है इसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, या तो आपको लिखा आएगा मेंशन कि प्रिमिटिव नेचर है। जब भी कोई एल्गोरिथम दी जाएगी आपको मेंशन होगा वहां पर कि प्रिमिटिव नेचर की है कि नॉन प्रिमिटिव नेचर की है। सॉल्व कैसे करना है, एफसीएफएस में तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं कि वो नॉन प्रिमिटिव की ही होती है आपकी। अब चाहे शॉर्टेस्ट जॉब है, प्रिमिटिव प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों नेचर की होती है। तो जो प्रिमिटिव नेचर है तो या तो ये लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ब्रैकेट में प्रिमिटिव नेचर लिख देंगे, या फिर इसी का नाम होता है आपका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF। ठीक है, अब कोई सा भी चीज आपको दे सकते हैं, या तो इस नाम से दे सकते हैं या फिर प्रिमिटिव लिख देंगे साथ। इसको लेके कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होने वाली है। पहले तो प्रिमिटिव नेचर का मतलब समझ लो। प्रिमिटिव नेचर का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी प्रोसेस आ रहा है, मान लीजिए रेडी क्यू में कितने प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। इसका अराइवल टाइम है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, इसका जो बस टाइम है वो है 3, 1, 4, 8। ये है, एक बार जनरल चीज समझ लो इसको। ये अराइवल टाइम है, ये आपका बस टाइम है। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले कौन सा आया, P1 आया है, तो आपने P1 को असाइन कर दिया सर। ठीक है, P1 को आपने असाइन कर दिया है। अब जैसे ये काम कर रहा है देखो, अब इसने 1 यूनिट इसको एग्जीक्यूट किया, है ना। कितना हो गया, एक के बाद 1 से तो स्टार्ट हुआ ना ये वाला, 0। ठीक है, सबसे पहले तो यही आया ना, 1 से कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है ना। आपने 1 से स्टार्ट किया, जब इसका 2 हुआ, 1 के बाद 2 होगा। अब 2 होगा मतलब एक तक तो ये चला है, गेम चला है, 0 से कर लो उसको, एक तक गेम चला है इसका। अब मैंने आपको कहा है प्रिमिटिव नेचर में प्रोसेस को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे ही एक हुआ तो मतलब टोटल टाइम कितना हो गया आपके पास, 1 मिनट रन होने के बाद, 2 मिनट रन होने के बाद कर लो आप। 2 मिनट रन होने के बाद क्या हुआ कि अब देखो P2 भी आ गया इसके अंदर, तो P2 का बस टाइम देखना है हमें। P2 का बस टाइम 1 है, और इसका कितना हो गया, इसका 1 बचा हुआ है लेकिन, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस की सर्विस पे जाएंगे, यही हमने बताया। तो इसमें तो क्या है, P1 आपका पूरा रन हो जाएगा 3 मिनट तक। अब 3 मिनट तक जब रन हो गया, तो हम देखते हैं 3 मिनट में कौन कौन से रैम में आ चुके हैं प्रोसेस। एक तो ये आया था और एक ये आया था, P2 आया था और P3 आ गया। हमने क्या किया है सर, अब इन दोनों का बस टाइम चेकआउट कर रहे हैं। किसका बस टाइम ज्यादा है आपका, इसका कम है, तो हमने P2 को असाइन कर दिया है। ये 1 यूनिट लेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट में कितना हो गया आपका, 4 हो गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब 4 तक आपके पास दोनों आ गए सर। ठीक है, अब 4 में आपने क्या किया है सर, P3 किया है। P3 का आपने क्या किया है आपने, हाँ, क्यों, P3 का कम है ना बस टाइम तो। किसका, 8 है ना, ये 8 है, 2 नहीं है। ठीक है, 8 है ये, है ना। इसको आपने ले लिया है, ये है। मान लीजिए इस 8 को आप देखो, उसको कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं, मैं ये कहता हूँ ये 2 है आपका। ठीक है, अब P4 तक कितने आ गए हैं आपके, दोनों आ गए हैं सर। फिर आपने क्या किया, P4 स्टार्ट कर दिया, मान लो ये वाला है। ठीक है, अब P4 करते वक्त आपने इसको कर लिया है, 2 तक आपने चलाया, 6 तक कंप्लीट हो गया ये वाला, है ना। इसके बाद आपने P3 ले लिया है।
और ये कितने तक चला है, 10 तक। इसमें तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई है कि बीच में अगर कोई प्रोसेस आ जाता है, मान लो आप अराइवल टाइम में आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 1 से स्टार्ट किया और 3 तक जा रहे हैं, इसका बस टाइम मान लीजिए जब 2 यूनिट हो रही है, तो ऐसा कोई प्रोसीजर जिसका टाइम इससे भी कम है, तो आप क्या करते हैं, इसको तो वापस ले लेते हैं, दूसरे को असाइन कर देते हैं। इस यूनिट में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन इस तरीके से होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव नेचर। उसको फिर होल्ड पे डाल देते हैं, हम तेरा नंबर बाद में लेंगे जाके। तो हर जगह चेंज होने की पॉसिबिलिटीज हैं, बार बार आपको चेक करना पड़ेगा कि जब आप इसको रन करा रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उस दौरान रैम में जो भी आ रहे हैं, क्या रैम में कोई ऐसा प्रोसेस आ रहा है जिसका बर्स्ट टाइम इस P1 से कम है क्या। हाँ, रिमेनिंग अब जैसे मान लीजिए आपके पास आया ये दो है, दो है, और ये भी दो आ गया है। जब ये इसका एक कर दो, ये लो, ठीक है। जब ये चेंज कर रहा था 1 2, डेटा देखना पड़ेगा अपने को, डेटा चेंज करना पड़ेगा, कुछ ऐसा डेटा बनाना पड़ेगा। 2 है, बस टाइम आप ले लीजिए इसका 3 है, ठीक है। आपने इसको चालू करा 1 से, P1 आपने चालू किया, इसका 4 लो आप, ठीक है। P1 आपने चालू किया। अब P1 जब आप रन कर रहे थे तो पहली यूनिट हो गई आपकी, फिर आप जैसे दूसरी यूनिट कर रहे थे, दूसरी यूनिट भी हो गई P2। अब दूसरी यूनिट के बाद कौन कौन से आ गए सर, P2 भी। अब इसमें कितना टाइम बचा है, 2 तक तो आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया था, 2 रिमेनिंग टाइम बचा है इसका, ठीक है। अब रिमेनिंग टाइम को आप एक अलग से टेबल बना लेना, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे कितना टाइम बचा है। 2 यूनिट तो आप एग्जीक्यूट कर चुके हो, 2 बचा हुआ है। अब इस टाइम पर ये दोनों भी आ गए हैं सर। अब इसका बस टाइम कम है, तो इसको पूरा नहीं करेंगे एग्जीक्यूट। अब हम किसको ले गए, P2 को ले गए, ठीक है। P2 को आपने सॉल्व किया 1 मिनट तक, तो इसका P3 हो गया। अब 3 तक कौन कौन से थे सर, 3 तक आपके पास ये तो आया नहीं था, एक तो ये बचा था और एक ये बचा था, तो आप P1 को वापस ले लेंगे क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम 2 है। फिर आपने P1 को वापस लिया, कहां तक सॉल्व किया इसको, 5 तक सॉल्व करेंगे क्या, नहीं। आपने जैसे इसको किया 4, 4 ने के बाद आपके पास कौन आ गया, ये भी आ गया, तो इसका 2 बचा ना, इसका 1 बचेगा। फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे फिर आप। अगर टाई अप ब्रेकअप होता है तो आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये बार बार आपको चेकआउट करना पड़ रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो गैन चार्ट बनाना एक टिपिकल टास्क है इसमें। अगर बन गया तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, कंप्लीशन टाइम तो आपके पास है ही, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब ये तो केवल एक जनरल है, हो सकता है डेटा में ऊपर नीचे हो। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करता है, उसके बाद आप इसको सॉल्व करना। ये आसान नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, जल्दी हमें करनी नहीं है, बार बार चेक करना है इसको। और साथ में बस टाइम के बाद एक वो बना लेना, रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है उसको, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब क्वेश्चन है आपका, कंसीडर, एक बार समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर सेट ऑफ 5 processes whose arrival time and burst time are given below, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सर, प्रोसेस आईडी आपको दे रखी है, अराइवल टाइम आपको गिवन है, और बस टाइम आपको गिवन है, ठीक है। प्रोसेस आईडी क्या दे रखी है, P1 P2 P3 P4 और P5, ठीक है। अराइवल टाइम है 31402, ठीक है। एक बार क्वेश्चन उतार लीजिए फिर इसको समझाते हैं। ये प्रिमिटिव नेचर से सॉल्व करना है हमको। प्रिमिटिव नेचर की एल्गोरिथम, टेबल बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं।
अब सबसे पहले मैं बना लिया सबने टेबल। सबसे पहले मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बार बार गलती करोगे, इसलिए सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। सबसे पहले प्रोसेस कौन सा आया है? P4 आया। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए P4 कब तक रन होगा आपका? एक तक रन होगा। एक में कौन सा आ गया है आपका? P2 आ गया है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है ना, उसको मेंशन कर लेना, रिमेनिंग टाइम करके एक कॉलम बना लेना कि कितना कितना टाइम बचा हुआ है। तो कंपैरिजन तो आप बस टाइम पे ही कर रहे हैं ना आपस में, नहीं तो फिर बाद में आपके चार्ट बनाने में दिक्कत आएगी। फिर आया P2। अब P2 कब तक चलेगा बताए? क्यों? 2 तक जाएगा, फिर कितना बचेगा उसके पास टाइम? नहीं, इसके हिसाब से P2 है वो 1 से 3 तक जा रहा है। 1 से 3 तक जा रहा है। 1 से 3 तक, दो टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, कहने का मतलब ये है 1 से 3 तक, है ना। दो टाइम हो गया, फिर कौन सा आ गया? P1 आया है इसके हिसाब से। देखो, रुको, ये लिख लिया सबने? इसको आराम से समझिएगा, नहीं तो बार बार मिस्टेक होगी, और हर क्वेश्चन में ये बनाना एक सबसे टिपिकल टास्क है। नॉन प्रिमिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रिमिटिव में बार बार दिक्कतें हो। हमने गैंट चार्ट बनाया है। सबसे पहले आया है आपका P4, जीरो से चालू हुआ P4। आपने P4 स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ रिमेनिंग टाइम और कर लिया, ठीक है। P4 आपने स्टार्ट किया है 1 तक, मतलब 1 पर दूसरा प्रोसेस आ गया है, P2 प्रोसेस आ गया है आपका, ठीक है। अब P2 प्रोसेस आया है आपका, देखिए 1 तक हमने उसको एग्जीक्यूट किया था, तो आपके पास क्या था? P2 था और P4 था, यही था। तो हम दोनों में बस टाइम देखेंगे, बस टाइम किसका कम है? P2 का कम है ना। इसका बस टाइम कितना बचा है? 1 होने के बाद 5 बच चुका है। अब 5 और 4 में कंपैरिजन करेंगे हम, तो 4 कम है, तो हम तुरंत किसको दे देंगे? P2 को दे देंगे। हमने इसको P2 को दे दिया है। अब P2 कब तक रन करेगा? सर P2 ने रन किया है 3 तक, इसके हिसाब से। कौन सा? हाँ, तो P5 आ रहा है ना, रुको तो सही एक बार। 2 है क्या इसका आंसर? हाँ, 2 है, ठीक है। अब आपने 1 तक किया, इसको समझाने के लिए कर रहा हूं। अब P2 में क्या किया? 1 के बाद 2 रन हुआ, ठीक है, आप जो कह रहे हो। 2 के बाद कोई आया, हाँ सर ये आ गया, लेकिन इसका भी तो 3 था, इसका भी 3 हो गया 1 के बाद, ठीक है। फिर हमने क्या किया? फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस सर्विस अप्लाई की थी ना आपके, सेम बस टाइम पे टाइप रखकर के अंदर। तो P2 को हम कब तक ले गए? नेक्स्ट वाली पे। हमने क्या किया है? P2 को एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट किया। कहां से एग्जीक्यूट हुआ? ध्यान से समझिए, 1 से स्टार्ट हुआ था। 1 के बाद इसने क्या किया सर? दूसरी यूनिट का किया। अब आप दूसरी यूनिट पे देखिए, कितनी यूनिट थी इसकी? 4 थी ना, तो 4 तक रन कराना था अपने को। दूसरी यूनिट पे कितने प्रोसेस आ गए सर? P5 भी आ गया था, और इसका कितना बचा था? 3 बचा था, है ना। अब 3 है तो इसका भी 3 है, तो मैंने कहा ट्राई बेकर कंडीशन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। पहला कौन आया था? ये आया था, तो ये अभी आगे रन होगा। फिर ये कहां तक रन हुआ? 3 तक। अब इसमें ये देखिए सर, 3 तक रन होने में और कोई आ रहा है क्या सर? P1 आ रहा है, ठीक है। और वहां कितना टाइम बचा हुआ है? 2 बचा हुआ, और 1 इसमें है, तो हम P1 की तरफ जंप कर जाएंगे, ठीक है। और इसका कितना टाइम हो गया है? 2 किया है ना सर, 2 बचा ना इसका, 2 ही बचा था इसका, तो हम P1 की तरफ जंप कर गए, ठीक है। अब P1 कब तक होगा? 4 तक। वेरी गुड। कितना टाइम बचा है इसका P1 का? 0। ये हो गया कंप्लीट। अब आइए P2 की तरफ, इसके हिसाब से P2 आया है। P2 हो रहा है 6 तक। चेक करते रहे साथ साथ, कोई डाउट हो तो बता देना, है ना। और यहां भी रिमेनिंग टाइम चेक करते रहे हैं, है ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। P2 है 6, फिर P3 है 8 तक, वेरी गुड। फिर क्या बचा है? P5, ये चलेगा 11 तक, और P4 चलेगा 16 तक। अब इसका कोई मतलब नहीं है, आपने निकाल लिया ना। अब इसका कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं आ रहा, ये तो केवल आपको चेक करने के लिए कि मिस्टेक ना कर दें, ठीक है। अब आपके पास कंप्लीशन टाइम सबका आ चुका है। अब टर्न अराउंड और वेटिंग टाइम निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान से दीजिए, बार बार स्टूडेंट मिस्टेक करता है इसके अंदर, ये बहुत टिपिकल बन जाता है। अच्छे अच्छे लोग मिस्टेक कर जाते हैं जल्दी जल्दी के अंदर।
अब निकालिए, कैलकुलेशन कीजिए। क्या आंसर आया आपका? 7 और 3.8, राइट, करेक्ट। और 3.8 ये निकालने का तरीका होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये दिखता आसान है। नॉन प्रिमिटिव में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको। प्रिमिटिव में बार बार आपको कोशिश करना कि एक कॉलम और बना लेना, और जितना बच्चा रहता है ना टाइम, उसको मेजर करने के लिए कर लेना, नहीं तो ऐसे याद नहीं रहेगा फिर आपको। कर लिया सबने? अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो आपको खुद को करना है। डन? पीछे जो स्टूडेंट नए आए हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, फॉर्मूले वगैरह आपको याद नहीं है तो एक बार आप लिख लेना, नहीं होते तो वापस पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आंसर इसका आ रहा है 7 और 3.8। टर्न अराउंड टाइम है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम 7 है, एवरेज वेटिंग टाइम है 3.8। ठीक है, अब है ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3। 6 प्रोसेस दे रखे हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रोसेस आईडी, आईडी, अराइवल टाइम। आप कीजिए, आंसर निकल सकता है तो ठीक है, नहीं निकालेंगे तो फिर अपने खुद निकालेंगे। बस टाइम, P1 P2 P3 P4 P5 P6। यह है 0 1 2 3 4 और 5। इसका है P1 का 0, P2 का 1, P3 का 2, P4 का 3, P4 का P5 का 5 और P6 का कितना है 5। 0 1 3 2 3 4। ठीक है, इसका 7 5 3 1 2 एंड 1। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है। निकालना आपको क्या है, वही एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, कीजिए। ये वही है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रिमिटिव नेचर। निकालो, सावधानी से करना, 90% आंसर गलत ही आते हैं।
देखते हैं। अराइवल, क्या कह रहे हो? अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम या क्या? हाँ मैं अराइवल टाइम के बता। टर्न अराउंड आ रहा है 7.17 यूनिट और 7.17। एक मिनट, P1 का क्या निकाला है अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम? 19 करेक्ट है। P2 का सही है। P3 राइट। P4 राइट। P5 सही है। P6 सही है यार, फिर तो इसने गलत कर रखा है आंसर। करेक्ट है आपका। कितना है? हाँ तो इसका फिर कैलकुलेशन मिस्टेक है फिर, बिल्कुल ही। और वेटिंग टाइम निकाल दिया, क्योंकि एवरेज में तो क्या है, कैलकुलेशन तो ही सिंपल, तो उसने फिर मिस्टेक कर रखी है। किसका? एवरेज टर्न अराउंड है? हाँ 7.17। हाँ वो तो एक ही है, वो तो ऊपर नीचे हो गया वो। 43/6। हाँ ठीक है। और एवरेज वेटिंग टाइम निकालो। 4, ठीक है राइट। टर्न अराउंड है 7.17 इसके हिसाब से। हाँ वो तो कुछ है ना, 43.6 है ना। हाँ ठीक है। और एवरेज वेटिंग टाइम 4 यूनिट है। निकाल दिया यार। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। निकला आपका? ठीक। इस तरीके से प्रिमिटिव नेचर्स निकाला जाता है। यह है आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब दो एल्गोरिदम आपकी और बची हुई हैं, एक है राउंड रॉबिन और एक करेंगे प्रायोरिटी बेस्ड जो है। ठीक है, वैसे तो लॉन्गेस्ट भी होती है और भी कई हैं, लेकिन उनको करने की जरूरत नहीं है, वो गेट वगैरह में क्वेश्चन दे रखे होते हैं। बाकी चार ही हैं जो इन पर क्वेश्चन यूजली बनते हैं। और एक आपकी क्लास होगी जो जनरल प्रोसेस के बारे में इंट्रोडक्शंस रहेंगे, इसमें कर्नल क्या होता है, थ्रेड्स क्या होता है, तो सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, ये सारी चीज आपको बताएंगे। मतलब 3 क्लासेस और चाहिए और आपका ये जो सिलेबस है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप कीजिएगा या करके लेके आइएगा, ये भी दे देता हूं मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन 4 है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। प्रोसेस आईडी आपको गिवन है, अराइवल जो टाइम है वो आपको गिवन है, और बर्स्ट टाइम है वो आपको गिवन है। 949, ठीक है, ये आपका दे रखा है। निकालना वही है आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, निकाल लीजिए, अभी निकाल सकते हैं तो अच्छा है। छोटा ही क्वेश्चन है वैसे तो। हाँ प्रिमिटिव का ही है, नॉन प्रिमिटिव की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये -4 नहीं है, 4 है, ध्यान रखना है ना। कोई -4 को कर दे सॉल्व। एक मिनट, क्या है? 12.33 एवरेज टर्न अराउंड राइट, और वेटिंग 5 यूनिट। ठीक है, और 5 यूनिट। तो इस तरीके से निकालते हैं, है ना, एक दो क्वेश्चन कर ले तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। निकल गया सबका?
जिसका नहीं निकला एक बार कोशिश करना, नहीं हो तो वापस पूछ लेना, है ना। वेटिंग टाइम है 4 यूनिट। 1 मिनट, हाँ 5 यूनिट, 5 यूनिट, राइट।